शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही जीवन का सारथी है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई, दोस्त, बेटा अयंग शाह। कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। इसका क्या मतलब है? मतलब तो बहुत है, लेकिन एक मतलब यह है कि उसकी विशालता को दर्शाता है। आप सोचो कि यूके, पहले तो बहुत लोग ये नहीं समझते होंगे, ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके में फ़र्क नहीं कर पाते, तो मैं आपकी बता दूं जानकारी के लिए। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इसको संयुक्त रूप से ब्रिटेन कहा जाता है। और जब उत्तरी आयरलैंड को अगर आप मिला दोगे तो वो एक ब्रिटेन, दूसरा उत्तरी आयरलैंड, ये मिलकर बन जाता है यूके। यूके जिसका एरिया 2,43,610 स्क्वायर किलोमीटर, और अभी पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ है, तब तो 2-2.5 करोड़ रहा होगा। यानी कि 2,43,610 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो कि यूपी से भी, यूपी के बराबर है, ने दुनिया के 25% भूमि पे शासन किया, यानी 1/4। अगर एरिया वाइज बात करें तो 1,30,30,00,000 स्क्वायर किलोमीटर पे शासन किया। वो ऐसा क्यों कर पाया? वो इसलिए कर पाया क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, उनमें क्वालिटी युक्त एजुकेशन था, उनमें समझ था, अकल था, दिमाग था, इसलिए उन्होंने दुनिया पे राज कर पाया। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हुए, जो विदेशी आक्रमणकारी द्वारा या तो नष्ट कर दिया गया, या हमारे यहाँ की जो शासक था उसने बचा नहीं पाया। उसी तरह से अगर हम आज की भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, खास करके सरकारी स्कूल और कॉलेज की, तो वो बहुत खस्ता हाल है, बहुत बुरी स्थिति में है। या वो स्कूल की हो, सरकारी स्कूल की बात हो, या सरकारी कॉलेज की बात हो, या विश्वविद्यालय की बात हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। उसमें IIT दिल्ली को स्थान मिला है 150वां। जो IIT दिल्ली देश में नंबर 1 स्थान पे है, उसको मिला है 150वां स्थान। यानी भारत का एक भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं आता है, आप सोच सकते हो। और IIT दिल्ली तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो टॉप 500 या टॉप 1000 में भी नहीं आते। हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय की यह स्थिति है। अगर जब इतना बता ही दिया हूँ तो ये भी सुन लीजिए कि अभी जो आया है उसमें टॉप नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है दुनिया में, उसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में MIT भी कहा जाता है। ये अमेरिका में है। दूसरा स्थान है इंपीरियल कॉलेज लंदन। तीसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। चौथा ऑक्सफोर्ड UK। और 5वां हार्वर्ड USA। और एक रोचक बात, जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स, और जो तीसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये दोनों निजी यूनिवर्सिटी है। बेशक सरकार फंड करती है, लेकिन ये दोनों निजी यूनिवर्सिटी है। अगर ब्रिटेन और भारत में अंतर किया जाए तो अंतर तो बहुत चीज़ में हो सकता है, लेकिन मैं अगर शिक्षा से संबंधित ही आज की जब टॉपिक है तो मैं अगर उसमें करूं, तो जो ब्रिटेन के राजा, जो पैसे वाले लोग हुए, उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाया। हमारे यहाँ के जो राजा और बादशाह हुए, उन्होंने महल, लाल किला और ताजमहल बनाए। समझ रहे हो? और जो पुरानी यूनिवर्सिटी था भी, उसे विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया, उसको बचा भी नहीं पाए और उसकी जैसा बना भी नहीं पाए। और हमारे यहाँ के ज़्यादातर जो राजा और बादशाह थे वो अय्यासी थे, नवाबी थे। ठीक है, उन्होंने कभी भी एजुकेशन व्यवस्था पे या एजुकेशन सुधारने पे कोई फोकस नहीं किया, सिर्फ अपने बड़े बड़े महल बनाना, हरम रखना, इस पे ही ध्यान दिया।
हाँ बेशक नालंदा बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 487 ईस्वी में कुमार गुप्त ने बनाया था, लेकिन उसे तोड़ दिया गया। वैसा यूनिवर्सिटी तो बना नहीं पाया। अगर एक यूनिवर्सिटी बनाया भी है उसी तरह से, तो वहाँ भी सेशन सही से नहीं चलता है। अगर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, ये सब बहुत पुरानी है, लेकिन अगर ब्रिटेन में देखें, अमेरिका में देखें तो कैम्ब्रिज, अगर ब्रिटेन की बात करें तो कैम्ब्रिज 1209 में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 ईस्वी में, ये भी बहुत पुरानी है। और जो ऑक्सफोर्ड 1096 में बनी थी वो अभी तक सर्वाइव कर रही है, वो अभी तक चल रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी तक है, हमारे यहाँ नहीं है। अब हम बात करते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे। मैंने एक थोड़ा सा आपको एक ट्रेलर दिया, अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं। अगर भारतीय स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो भारत में 25 से 30% जो बच्चे हैं वो निजी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी अच्छे खासे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। और देश के 70 से 75% जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल जाते हैं, या गली मोहल्ले में इंग्लिश के नाम पे जो मुर्गी फार्म खुला हुआ है ना, वहाँ जाते हैं। आप तो हंस रहे हैं, सही बोल रहा हूँ। वो इंग्लिश के नाम पे गली मोहल्ले में जो स्कूल खुले हैं वो मुर्गी फार्म ही है, आप कभी जाके देखो, ठीक है। उसकी क्या स्थिति है, उसकी बहुत बुरी स्थिति है। अगर सरकारी स्कूल की बात करें तो कुछ राज्यों के स्कूल अच्छे हैं, लेकिन अधिकांश का तो खास्ता हाल है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी सरकारी स्कूल गलत है, सभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। मैं ये भी नहीं कर सकता कि सभी सरकारी जो टीचर है वो गलत नहीं। कुछ सरकारी स्कूल बहुत अच्छे, कुछ सरकारी टीचर बहुत अच्छे, बेहतर है, लेकिन अधिकांश की स्थिति बद से बदतर है। अगर हम सरकारी स्कूल के टीचर की बात करें तो कुछ तो अच्छा है, लेकिन अधिकांश तो, जैसे मैंने बोला, वो पढ़ाने लायक तो है नहीं, उनको खुद शिक्षा की ज़रूरत है, वो टीचर बन गए। होता क्या है हमारे यहाँ, ये जो डीएलएड है, बीएड की डिग्री है ना, ये खरीद लिया जाता है, पैसा दे दो आपको डिग्री मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी डीएलएड और जो बीएड जो कॉलेज है वो गलत है, नहीं, कुछ अच्छे भी है। ऐसा भी मैं नहीं कहता कि जो सरकारी टीचर है वो सभी खरीद के ही डिग्री लिए, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छे से उन्होंने कॉलेज गया है, पढ़ाई किया है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को वो सीखा है, सब चीज़ हुआ है, लेकिन वो कुछ है, अधिकांश तो बस उन्होंने खरीद लिया है, फिर रट्टा मारा है और फिर वो शिक्षक बन गए। अब जो ऐसे शिक्षक हैं उनको क्या है दिक्कत, ऐसे शिक्षकों को, कि एक तो उनको नॉलेज नहीं है, उनको पढ़ाने का तरीका नहीं है, उनको बोलने का तरीका नहीं है, ठीक है, उनको कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी सही नहीं है। आपने देखा होगा स्कूल जाते हैं कुर्सी पे ही सो जाते हैं, या पता नहीं क्या खा के जाते हैं और गैस छोड़ते हैं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं, वो अच्छे भी टीचर हो सकते हैं, गलत भी टीचर हो सकते हैं। जब मैं इस पे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लूँ। जो बच्चे के साथ बदतमीजी करते हैं, आप कहोगे कैसे करते हैं, तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। आप देखो सरकारी स्कूल की अगर ओवरऑल देखो तो अगर 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से 5 और 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं। अच्छा, वो ठीक ठाक इसलिए है क्योंकि उनकी घर की स्थिति अच्छी है, मतलब घर में ऐसे लोग हैं जो उनको सही से गाइडेंस देते हैं, सही से पढ़ाते हैं, इसलिए वो अच्छे हैं। और 80-90 बच्चे ऐसे हैं जो कि औसत होते हैं, और उसमें से बहुत ऐसे होते हैं जो बैक बेंचर होते हैं, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है। अब ऐसे शिक्षक क्या करते हैं, जो पीछे के बच्चे उनको अब उनके नज़र में गिराते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लायक कुछ नहीं है। और आगे के जो बच्चे हैं उनको पीछे वाले को कान पकड़ के, आपने भी देखा होगा, उनको मरवाते हैं कि इनको गाल पे मारो। उससे क्या होता है, जो बैक बेंचर, जो औसत विद्यार्थी है, वो खुद की नज़र में गिर जाता है। फिर वो आगे वो सोचता है कि मैं किसी लायक हूँ नहीं। और जो आगे बैठा हुआ है ना, जो तेज भी है या जो भी,
तो वो अपने उसमें अहंकार आ जाता है, भाई जो हूँ मैं ही हूँ। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। सामने वाला को मान लो पीछे वाला को ए से सी तक पता हो, ए बी सी, और आगे वाला को ए से जी तक पता हो, और सामने वाला ये बात सोच के खुश होता रहे, अरे देखो उनको सी तक पता है, मुझे जी तक पता है। उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है कि जब तुम कंपटीशन में जाओगे तो तुम्हें पूरा जानना पड़ेगा। तुम अभी जितना हो ना उससे भी बहुत कुछ जानना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जो बैक बेंचर है उनका भी भविष्य खराब हो जाता है, क्योंकि उनको टीचर खुद उनके नज़र में गिरा देते हैं, और जो आगे वाले उनको इतना फुला देते हैं तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और उनका भी भविष्य खराब हो जाता है। तो ये मत किया करो कि बच्चे से थूक मत चटवाया करो उनको। जो तेज बच्चे हैं उनको, जो कमज़ोर बच्चे उनको उनसे जलील मत करवाया करो, इससे गलत भावना होती है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई पीछे है, अगर कोई पढ़ने में कमज़ोर है, हो सकता है उनके घर की स्थिति अच्छी ना हो सकता है उनको अच्छा कोचिंग ना मिला हो, अच्छा माहौल नहीं मिला हो, आप उनको हौसला बढ़ाएं, आप उनको आगे बढ़ने की कोशिश करें, उन पर एक्स्ट्रा टाइम दें, ना कि उनको जलील ना करें। ये गलत है, ये पढ़ाने का तरीका नहीं है। आप टीचर हो, आपको समझना चाहिए बातों को, लेकिन ऐसे बेशरम टीचर होते हैं जो इस तरह से करते हैं, और कोचिंग में भी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे मैं शिक्षक पे बात कर रहा था, तो जैसे मैं बोला बहुत सारे शिक्षक, तो उसी तरह से बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते, वेतन उठा लेते हैं। हाँ, बहुत तो ऐसे भी है जो स्कूल कभी नहीं गए और रिटायर्ड हो जाते, और रिटायर्ड के वक्त पता चलता कि अरे ये तो स्कूल के टीचर थे। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी टीचर हैं। समझ रहे हो ना, मेरा कहना है ऐसे टीचरों को कि अगर आपको पढ़ाने का तरीका नहीं पता है, अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते, अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते, तो यार आप दूसरा फील्ड में काम करो ना। क्यों बच्चे का नस्ल, क्यों उसका भविष्य खराब कर रहे हो? ये गुनाह है। आप क्या कर रहे हो? आप भविष्य बर्बाद कर रहे हो। कितना बच्चा हर साल स्कूल में आता है, कितना बच्चा हर साल स्कूल से निकलता है। आप अगर उनको नहीं पढ़ा रहे हो, अगर आप में वो क्षमता नहीं है, तो आप बच्चे का भविष्य ही खराब कर रहे हो ना। वो आगे उनका क्या होगा मुस्तकबिल, सोच रहे हो आप? यार दूसरा काम कर लो यार। शिक्षक बहुत पवित्र जगह है, बहुत इनका सम्मान है, उस सम्मान को ख़त्म मत करो। ये कमाने वाला धंधा नहीं है। शिक्षक का एक स्थान है, उसका एक इज्जत है, उसको बरकरार रखो। अगर टीचर हो तो सही से पढ़ाओ, सही से स्कूल जाओ। अगर नहीं जा सकते दूसरा काम कर लो, जिले का कलेक्टर बन जाओ, वो सही है, लेकिन शिक्षक मत बनो। शिक्षक का बहुत सम्मान है, तो उस सम्मान को बरकरार रखो। और बच्चे के भविष्य के साथ मत खेलो यार। जिसके साथ खेलना है खेल जाओ, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ मत खेलो। लेकिन ये गुनाह हो रहा है हमारे देश में, खुलेआम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। ये तो शिक्षक रहा। अब हेड मास्टर देखिए, हेड मास्टर बेचारा, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो उनको मिड डे मील देखना है, खिचड़ी की व्यवस्था देखना है, उसके बाद वो फाइल में ही दबे रहते हैं। हेड मास्टर इसलिए ये शब्द चर्चा में आया, या हेड मास्टर इसलिए बनाया गया हर स्कूल में कि वो ये करे कि सही से क्लास हो रहा है या नहीं वो देखे, शिक्षक स्कूल आ रहे हैं नहीं ये देखे, बच्चे आ रहे कि नहीं वो देखे, वो मैनेजमेंट करे, ना कि फाइलों के तले वो दब जाए। ऐसा नहीं हो, ठीक है। और जहाँ तक मिड डे मील की बात है, खिचड़ी की बात है, उसको शिक्षक टीचर पे क्यों दे रहे हो? उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, या उसके लिए अलग व्यवस्था करो। उसको शिक्षक को सम्मिलित क्यों कर रहे हो? वो गलत है ना, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत सरकारी स्कूल में ऐसा होता है कि शिक्षक क्या करते हैं, सभी नहीं करते, मैं नहीं कहता हूँ सभी सरकारी स्कूल में ये सभी शिक्षक ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा बच्चे ही खुद बताते हैं, और ये सच भी है। स्कूल का चावल बेच के वो मुर्गा खरीदते और मुर्गा चावल खाते हैं, या चावल दाल 4 तरह की सब्जी खाते हैं, और बच्चा क्या खा रहे? पानी से डुबा हुआ खिचड़ी। बच्चे को उस खिचड़ी में डुबकी लगा के दाल खोजना पड़ता है, और आप क्या खा रहे हो? चिकन खा रहे हो। तो उस बच्चे का मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो आपको इज्जत की नज़र से देखेगा? कभी नहीं देखेगा। ऐसा बेशरम वाला काम मत करो जो खुलेआम हो रहा है।
अरे आप तो, तुम्हारा बच्चे है बाबा, और कहा जाता है माँ बाप के पास शिक्षक का स्थान आता है। आप उनके शिक्षक हो ना, आप उनको ज्ञान दे रहे हो ना। वो खिचड़ी खा रहे हो, आप मटन खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, आप 4 तरह के सब्जी खा रहे हो। वो खिचड़ी खा रहे हो तो आप भी वही खाओ ना। क्या कर रहे हो आप? सोचो, ऐसे मत करो। ये शिक्षक का तरीका नहीं है। आप शिक्षक शब्द को बदनाम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो हो रहा है। अब है कि क्या होना चाहिए। देखिए, स्कूल में सारी सुविधा होनी चाहिए। स्कूल में खेल ग्राउंड होना चाहिए, स्कूल भवन होना चाहिए, पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक ऐसा चुना जाना चाहिए जिसमें क्वालिटी हो, प्रॉपर क्लास हो, पर डे क्लास हो। और मिड डे मील किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, शिक्षक को उससे दूर रखो। और मेरा मानना है अगर इतना नहीं कर सकते तो सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर दो। हाँ, कर दो प्राइवेट। अगर शिक्षक सही से नहीं पढ़ाते हैं, अधिकांश शिक्षक यही स्थिति है, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है सरकारी का? प्राइवेट ही कर दो, किसी अच्छे लोगों के हाथों में दे दो। वो ऐसे शिक्षक रखेंगे जो अच्छे से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। या तो शिक्षक ये समझते हैं ना कि जी मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मुझे मेरा क्या, महीने के अंत में तो मेरा वेतन मिल ही जाता है। ये मानसिकता है ना। और जब वो प्राइवेट हो जाएगा तो फिर मानसिकता, तो उनको तो काम करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, खुद पढ़ के जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो मैं बोलता हूँ अगर मुझसे सरकार मांगेगी कि क्या, लोग बोलते हैं कि एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया, बहुत सारे ट्रेन प्राइवेट हो गया, मैं बोला भैया स्कूल सबसे ज़्यादा पहले तो स्कूल को प्राइवेट करो, क्योंकि अधिकांश सरकारी स्कूल की यही दुर्गति है। अब बात करते हैं सरकारी कॉलेज की। ये प्रोफेसर साहब एक तो समय पे कॉलेज आते नहीं। अगर ठंड का मौसम हो तो कुर्सी लेके धूप सेकते हैं, अगर गर्मी का मौसम हो तो कुर्सी लेके पेड़ के नीचे छांव लेते हैं, ठंडाई का एहसास लेते हैं। ठीक है, तो इन पे भी होना चाहिए कि भैया आप समय पे आओ। पहले तो अच्छा प्रोफेसर चुनो, वो समय पे आए और समय पे कॉलेज चले और पर डे क्लास हो। ठीक है ना? लेकिन हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज तो बस डिग्री बांटने के लिए रह गया। साक्षरता दर बढ़ा रहे, शिक्षित नहीं कर रहा है, बस साक्षरता दर बढ़ा रहा है। अधिकांश की यही स्थिति है, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश की यही स्थिति है। और एक बात, जब कॉलेज पे बात हो ही रहा है कि भैया कॉलेज ना पढ़ने के लिए है, ये चुनाव ये सब चीज़ें मत करो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि भैया आप कॉलेज में चुनाव करवा रहे, यूनिवर्सिटी में चुनाव करवा रहे। दुनिया के जो भी टॉप यूनिवर्सिटी, वहाँ चुनाव नहीं होता। अब देश में लोग आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में, एम्स में, वहाँ भी तो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ चुनाव होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर क्यों स्कूल और कॉलेज में, कॉलेज और विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं? क्यों होता है वहाँ? क्यों तुम भाजपा कांग्रेस करते हो? क्यों आप वहाँ पे तुम एबीवीपी एनएसयू करते हो? क्या है वो? पढ़ने जाओ ना, नेतागिरी करने जाओगे क्या? तो कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव बहुत छोटी चीज़ है, उनको कॉलेज से विश्वविद्यालय से दूर रखो। ठीक है, ये इलेक्शन कॉलेजों में नहीं होना चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। पढ़ने की जगह पढ़ाई होनी चाहिए, फालतू की ये नाटक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी का। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी का तो क्या कहना है, समय पे एग्ज़ाम होता नहीं है, सेशन लेट चलता है, 3 साल के सेशन, 3 साल के कोर्स को 5 साल लगाते हैं। ठीक है, पेपर लीक होते हैं। इससे भी कॉलेज हो जाते हैं जो यूनिवर्सिटी से मान्यता मिल जाता है और पता चलता है धरातल पे कोई कॉलेज है ही नहीं। उप कुलपति तो अपने ही जिंदगी में मग्न रहते, अपने ही नवाबी में। तो ऐसे विश्वविद्यालय बनाओ जो कॉलेज पे निगरानी करे कि तुम्हारे यहाँ एजुकेशन अच्छे से होने चाहिए, पर डे क्लास होनी चाहिए, जो सही से एग्जाम ले, पेपर लीक ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आप सोचो, अगर स्कूल और कॉलेज में सही से पढ़ाई हो तो कोचिंग का क्या मतलब रहेगा?
सोचो क्या रहेगा। आप देखोगे हर शहर में, हर गली में आपको कोचिंग वाले मिल जाएंगे। अगर स्कूल में कॉलेज में सही से पढ़ाई होगा तो कोचिंग का क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब है क्या? क्यों लोग फालतू में पैसा खर्चा करेंगे? अगर कोचिंग है भी चलो ठीक है, थोड़ी बहुत वहाँ से भी पढ़ ले, लेकिन अगर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई होगा तो कोचिंग का उतना मतलब नहीं रह जाता है। लोग तो तब सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ाई कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। समझ रहे ना? ये कोचिंग कोई अच्छी शब्द नहीं है। ये यूरोप में, अमेरिका में कोचिंग ये सब चीजें नहीं चलता है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। हमारे यहाँ देखो क्या ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होते। सोचो। अब है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये है ना। तो मेरे हिसाब से ना शिक्षा में क्वालिटी होनी चाहिए। कैसे? कि जैसे बच्चे में अगर वो मान लो कि अगर वो हिंदी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी भी होनी चाहिए। उसके अलावा 2-3 और भी लैंग्वेज होनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें 1-2 बाहरी लैंग्वेज भी हो। अगर वो अरबी सीख ले, पुर्तगीज सीख ले तो उनको काम आएगा। आप कहोगे कि पुर्तगाल तो एक छोटा सा देश है, पुर्तगीज सीख के क्या करेगा? तो जो पुर्तगीज कॉलोनी रहा है, वो तो गोवा भी रहा है, गोवा में नहीं बोला जाता उतनी, लेकिन अफ्रीका में, तो वहाँ पे काम आएगा बच्चों को। अगर बहुत सारे भारतीय वहाँ पे रहते हैं और जो पुर्तगीज बोलते हैं, उनको वहाँ पे जो भाषा, जो लैंग्वेज बैरियर है वो नहीं होता है और वो सही से व्यापार धंधा कर पाते हैं। और तो इसलिए कि हाँ 2-3-4 भाषा की जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। 5वीं के बाद ये देना चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, जबरदस्ती नहीं। अब देखो हमारे यहाँ क्या होता है ना, ये विज्ञान जो है ना, ये विज्ञान ना प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना? हमारे यहाँ विज्ञान को क्या बना दिया गया है? इसको बना दिया गया है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरी वाले सब्जेक्ट। ये विज्ञान के साथ और विज्ञान के विद्यार्थी के साथ अपमान है। अब बताओ कितने स्कूल और कॉलेज में लेबोरेटरी है? बच्चा पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाता है, उसने कभी सोडियम देखा भी नहीं होता है, मैग्नीशियम देखा भी नहीं होता है। क्या ये भाई? ऐसे मत करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं किसी बच्चे को 1 साल तक पढ़ाऊँ। क्या पढ़ाऊँ? कि देख कि वो आए मेरे पास कि मुझे ना बाइक सीखने है, तो मैं उसको 1 साल तक थ्योरी पढ़ाता रहूँ कि बाइक में गियर होता है, क्लच होता है, ये होता है, वो होता है। और 1 साल के बाद उनको बाइक हाथ में दे दूँ, क्या वो बाइक चला लेगा? क्या नहीं चलाएगा। वो किसी को ठोकेगा, खुद भी जाएगा, दूसरे को भी लेके जाएगा। ऐसा ना? अगर मैंने उसको बाइक चलानी सिखा दिया तो वो खुद थ्योरी लिख लेगा। तो इसलिए विज्ञान जो है ना, वो थियोरेटिकल विषय नहीं है, वो प्रैक्टिकल विषय है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, बस कोशिका से लेकर मैग्नीशियम से लेकर आइंस्टीन के तीनों थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं। भैया विज्ञान थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। समझे ना? ये विज्ञान को गाली मत दो, उसको अपमान मत करो। अब प्रैक्टिकल हो भी रहा है तो कहाँ हो रहा है? कॉपी में हो रहा है। क्या बात करते हो जी? और फिर कहोगे कि जी हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार नहीं आता, हमारा यूनिवर्सिटी दुनिया में 100 टॉप 10 100 में नहीं आता। कहाँ से आएगा? ऐसी स्थिति रहेगा तो कहाँ से आएगा? देख ही रहे हो ना। तो स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल है। अब तो ये तो मैं बात किया स्कूल, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है उसकी बात किया मैंने, सरकारी स्कूल की बात किया मैंने, कॉलेज की बात किया, यूनिवर्सिटी की बात किया। अब बच्चे के माता पिता से भी, उनको भी 2 लाइन बोल देता हूँ। देखिए माँ बाप का फर्ज सिर्फ बच्चे को जन्म देने से पूरा नहीं हो जाता है कि मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, मेरा फर्ज पूरा हो गया। बच्चे में 3 चीज़ देनी चाहिए, तभी वो फर्ज पूरा होते हैं। आप कहोगे क्या? तो मैं बताता हूँ। पहला क्वालिटी युक्त एजुकेशन, दूसरा बड़ा सोच और तीसरा अच्छा संस्कार। अगर आप ये तीनों दे दोगे तो आपका बच्चा सूरज की तरह चमकेगा। अगर नहीं दोगे तो आपका बच्चा मोमबत्ती हो जाएगा, कोई भी फूंक मार के बुझा देगा। अब आप कहोगे कि ये चीज़ें समझ में नहीं है, समझाओ। तो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए
क्वालिटी युक्त एजुकेशन का मतलब होता है रट्टाफिकेशन नहीं होता है, क्वालिटी होनी चाहिए शिक्षा में। बच्चे की रुचि के अनुसार उसको एजुकेशन देनी चाहिए, वो समझ सके, ठीक है, वो होता है क्वालिटी एजुकेशन। रट्टाफिकेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। और फिर होता है बड़ा सोच। तो बड़ा सोच का क्या मतलब होता है? बड़ा सोच का मतलब होता है कि वो जो बनना चाहे ना, बनने दो। बच्चा जो बनना चाहे वो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हो अपने बच्चे को, अपना बेटा हो या बेटी हो, आप उसको बोल रहे हो कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, ठीक है, और वो बोले नहीं पापा या नहीं मम्मी, मुझे ना आईएएस नहीं बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे तो चित्रकार बनना है, मुझे तो पेंटर बनना है। आप मजाक मत हो रहा हो बच्चे का, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप जबरदस्ती करोगे तो जो आप चाहते हो वो बन नहीं पाएगा और खुद को खो देगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि बच्चा जो बनना चाहता है ना वो बनने दो। जैसे आप बस इतना करो कि तुम्हें पेंटर बनना है, चित्रकार बनना है, तो ठीक है बनो, लेकिन आप ऐसा करो कि आप पाब्लो पिकासो का नाम सुने हो, ऐसा बोलो अपने बच्चे को। तो बोलेगा कि अगर सुना होगा ठीक है, नहीं सुना होगा तो आप कहो कि पाब्लो पिकासो चित्रकार की दुनिया में बहुत बड़ा चित्रकार हुआ है, लोग बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, ठीक है। ये हुआ बड़ा सोच देना बच्चों में, ताकि वो बड़े लोगों के बारे में सोच सके जो उस फील्ड में बड़ा काम किया है। हो सकता है कि आपका बच्चा उनके जैसा ना बन पाए, हो सकता है कि उससे बेहतर बन पाए, उससे भी बड़ा बन जाए, या उससे कम रहे, ठीक है ना। अच्छा, कोई बोलता है ना कि भैया इसके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ ये गलत है। आप उस ईश्वर को चुनौती दे रहे हो और ये बोल रहे हो कि तुम इससे बेहतर बना ही नहीं सकते हो, तो ये बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ना बड़े सोच दो कि ठीक है, अगर तुम्हें पेंटर ही बनना है तो पाब्लो पिकासो को नाम सुने हो, बस इतना ही बता दो उनको, वो आप सर्च करेगा क्योंकि उसमें उसको दिलचस्पी है। और बोल दो कि अगर तुम्हें यही करना है तो किसी अच्छे कॉलेज से जहाँ फाइन आर्ट्स की एजुकेशन होता है वहाँ तुम पढ़ लो, और उसके बाद आगे बढ़ो। अब उसको ये मत बताने लगो कि पाब्लो पिकासो का एक पेंटिंग 100 करोड़ में बिकता है, वो मत बताओ, वो बच्चे भी छोड़ दो, वो खुद रिसर्च करेगा, वो सर्च करेगा, क्योंकि उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये तो हो गया बड़ा सोच कि आपको ये देना है कि बच्चा जो बनना चाहे ना उसमें कहो कि तुम टॉप का बनो, ये होता बड़ा सोच देना, ठीक है। अब तीसरा है अच्छा संस्कार। देखो, अच्छा संस्कार बच्चे को तब मिल पाएगा जब आप खुद संस्कारी रहोगे, आपके पति पत्नी में प्रेम होगा, क्योंकि जब माँ बाप में प्रेम होता है ना बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर माँ बाप रोज लड़े, बिना मतलब की बातों पे लड़े, हर रोज उनके घर में महाभारत हो, तो बच्चा का बचपन जो है ना वो नर्क बन जाता है। वो वही महसूस कर सकता है जिसने उस चीज़ों को झेला है, ठीक है ना। तो इसलिए बर्दाश्त करना सीखो। पति हो तो पत्नी की 2 बातें बर्दाश्त करो, और पत्नी हो तो पति की 2 बातें बर्दाश्त करो। इसलिए बर्दाश्त करो कि तुम्हारे बच्चे भी बुरा प्रभाव ना पड़े। अगर तुम रोज का लड़ोगे, रोज का नाटक करोगे, तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, नर्क हो जाता है उसका जिंदगी। समझ गए ना? तो इसलिए अपने बच्चे के लिए प्रेम से रहो, ठीक है। एक तो होता है कभी कभी लड़ना, वो अलग बात है, लेकिन रोज का महाभारत मत करो। जब आप लड़ते हो तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है, उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाता है। नर्क मत बनाओ। आपने उसको दुनिया में लाया है ना, अच्छा जीवन देना आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, उसको अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा पाओ, कोई बात नहीं। अच्छा कपड़ा नहीं दे पाओ, कोई बात नहीं। अच्छा भोजन नहीं दे पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम तो दे सकते हो, प्यार तो दे सकते हो। बच्चा के लिए सबसे बड़ा होता है उनका माँ बाप का प्यार, और जब माँ बाप खुश होते हैं तो बच्चे को, मतलब उनको ना अपने आप नेचुरल उनमें वो खुशी आता है। और जब आप लड़ते रहोगे बेमतलब की चीज़ें पे, तो बच्चे का जीवन भविष्य उसका खराब हो जाता है, नर्क हो जाता है। मैं तो ये सब बोलूँगा, तो ऐसा मत करो, ठीक है। अब बच्चे को परवरिश दो, पालो मत। जैसे होता है ना जानवर को, जब मन, जैसे आप गाय पालते हो, जब मन हुआ पानी दे दिए, जब मन हुआ चारा दे दिए, उसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं।
कि जब मन हो गया बच्चे को, कहाँ ठीक है स्कूल चले जाओ, जब मन हुआ चलो ठीक है मत जाओ, जब मन हुआ कपड़ा दिए, जब मन हुआ जैसा भी हुआ दे दिए, ऐसा मत करो। परवरिश दो, और परवरिश में ये तीनों चीज़ें आती है। समझ में आया क्या? और मैं बता दूं, नॉर्वे और यूरोप में ऐसा नियम है कि अगर आप पति पत्नी लड़ती है और बच्चे का सही से ख्याल नहीं रखती और उसके मानसिक प्रभाव अगर उन पे पड़ रहा है, तो बच्चे आपका 6 महीना का रहे या 6 साल का रहे, आपके बच्चे को ले लेगा और डिटेंशन कैंप में रखेगा। ये रूल है। हमारे यहाँ ये नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो पति पत्नी में तो मत ही पूछो, हर रोज़ नया महाभारत होता है और उसका सबसे बुरा प्रभाव उनके बच्चे पे पड़ता है। ठीक है, अगर ये चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको चीज़ों को समझना चाहिए कि आप जब आप कितना भी अच्छा बच्चे को भोजन दे दो, अच्छा घर दे दो, गाड़ी दे दो, सब चीज़ दे दो, लेकिन अगर आप लड़ रहे हो ना, आप में अगर प्रेम नहीं है ना पति पत्नी में, तो बच्चे का जिंदगी आप नर्क से भी बदतर बना दिए। ऐसा मत करो, ये गुनाह है, पाप है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बच्चे को जो है कि वो 3 तरह का, जैसे मैंने बोला कि माँ बाप का जो फर्ज बनता है कि वो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे, बड़ी सोच दे, अच्छी संस्कार दे, ये हो गया। अब शिक्षा में एक चीज़ और आता है, आपने देखा ही होगा, चीट नकल। मेरा मानना है कि 100 बार फेल हो जाना सही है, लेकिन चीट करके पास होना वो सही नहीं है। आप किसके साथ चीट कर रहे हो भैया? नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ क्या कर पाओगे? वो डिग्री का क्या करोगे आप? बेशक आप नौकरी बन जाओगे, लेकिन किसी के नीचे ही रहोगे। आपकी इतनी औकात और क्षमता नहीं हो पाएगी कि आप लीड कर पाओगे। अब जो आदमी नॉलेज के साथ ही चीट करेगा, मतलब ज्ञान के साथ ही चीट करोगे, क्या करोगे तुम? किसी का नौकरी बन के रहोगे, मालिक बनने की तो औकात है नहीं। तो ये चीज करो यार, चीट नकल मत करो, इस पे तो प्रतिबंध लगनी चाहिए पूरी तरह से। इसका तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। 10 बार फेल हो जाओ, चीट करके पास मत करो, ठीक है ना? तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। फिर एक चीज होता है, एग्जाम का पेपर लीक होता है हमारे यहाँ। भाई कैसे हो जाता है? उस पर कानून बने, ठोस कार्रवाई हो, इससे जो अच्छा बच्चा है, जो पढ़ने वाला है, उसका भविष्य खराब होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की बात करूं, मैंने भारत के बारे में बताया। एक देश है यूरोप में, फिनलैंड, वहाँ की सरकारी स्कूल की व्यवस्था दुनिया में सबसे टॉप पे है। ऐसे तो यूरोप के सभी लगभग देशों की सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन फिनलैंड की अच्छी है। वहाँ के शहर की जो सरकारी स्कूल है और दूर दराज के गांव की सरकारी जो स्कूल है, दोनों सेम है। वहाँ पे स्कूल के अच्छे भवन है, खेलने के मैदान है, अच्छे टीचर है, हर तरह के टीचर है, अच्छे से पढ़ाई होता है। और वहाँ के 95% जो वहाँ के लोग हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं, ना कि प्राइवेट। इसलिए दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपने टीचरों को फिनलैंड भेजा था ट्रेनिंग के लिए। तो फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था टॉप का है। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्यूबा का अच्छा है, करप्शन नाम का चीज़ नहीं, डेनमार्क का अच्छा है, उसी तरह से फिनलैंड की जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो टॉप का है। तो ये हो गया। अब है कि सरकार क्या करे, है ना, कि सरकार क्या करे। तो सरकार के लिए बस यही है कि पहले तो आप ये करो कि बहुत सारे स्कूल में भवन नहीं होते, वो व्यवस्था करो। ग्राउंड नहीं होते बच्चे खेलने के लिए, वो व्यवस्था करो। अच्छा टीचर चुनो, उनकी चुनने की प्रक्रिया बदलो। और जो फर्जी और जो डिग्री बांटने वाले डीएलएड और बीएड कॉलेज हैं उनको बंद करो, उन पे कार्रवाई करो। तो ये सब चीज़ें सरकार को करनी चाहिए। और खिचड़ी व्यवस्था जो मिड डे मील है उसको टीचर से अलग रखो, उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। उसके अलावा अब जो टीचर अच्छे हैं, अब जो स्कूल अच्छे से पढ़ाई होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? मेरा कहना है सरकार के लिए कि शिक्षक को महीने के 1 तारीख को या महीने के अंतिम तारीख को उनके खाते में उनका वेतन चला जाना चाहिए। बेशक आप अपने विधायक को 2 साल 2 महीना 3 महीना के बाद दो, लेकिन शिक्षक का पैसा वेतन नहीं रुकना चाहिए। अगर उनको उनके पैसे ही नहीं जाएगा तो उनके भी घर परिवार है, तो कैसे आप उनसे उम्मीद करोगे वो आप सही से पढ़ा पाए? तो किसी
किसी का पैसा रोकना है रोक लो, शिक्षक का पैसा मत रोको। ठीक है, महीने के प्रथम या अंतिम तारीख को उनके खाते में पैसा जाना चाहिए तो जाना चाहिए। कई राज्यों में ऐसा होता है कि 6 महीना 7 महीना से शिक्षकों को पैसा फंसा हुआ है, सरकार दे नहीं रहा है। ऐसा मत करो, शिक्षकों को पैसा नहीं रुकना चाहिए। जो अच्छे शिक्षक है उनके पैसा नहीं रुकना चाहिए, जो गलत है उनको तो निकाल ही दो, जो अच्छे बचे उनका पैसा उनको समय पे मिलना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, ये शिक्षक से ना ये सर्वे जनगणना ये सब मत कराओ। ये शिक्षक सर्वे जनगणना करने के लिए नहीं बना है, वो पढ़ाने के लिए बना है। ठीक है, उनको पढ़ाने दो। सर्वे कराना है, जनगणना करना है, प्राइवेट लोगों को हायर कर लो या दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को हायर कर लो। शिक्षक को क्यों करते हो? मत करो, उसको पढ़ाने दो। पढ़ाने के अलावा उनसे कोई काम मत लो। अब जो ये सब चीज़ें, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, अब पेरेंट्स पे भी बात करें, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। ठीक है, वो क्या करते, पूरा दिन शराब पीते या ताश खेलते और बच्चे से भीख मंगवाते। जिस उम्र में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में वो भीख मांगते। मैं समझता हूँ कि जो ऐसे पेरेंट्स हैं ना, उनको सारी सुविधा से वंचित कर देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ वोट देने के अधिकार से भी वंचित कर दो। और फिर रोना रोते, मैं तो ये गरीब हूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई ऐसे भी लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, उनके घर में बीमार है, उसका भी इलाज करते और बच्चे को स्कूल भेजते, कॉलेज भेजते, और तुम भर दिन। ऐसे भी लोग हैं, मैंने खुद देखा है, जो शराब पीते रहते और बच्चे से काम करवाते या बच्चे से भीख मंगवाते। उनको हर तरह से वंचित कर दो, और उनके बच्चे को ले लो और उनके पढ़ने की व्यवस्था करो। अब मैं चुनाव आयोग को बोलना चाहता हूँ, सरकार को तो बोल दिया, चुनाव आयोग को बोलना चाहता हूँ। आप कहोगे चुनाव आयोग को शिक्षा से क्या मतलब है, तो मैं बताता हूँ क्या मतलब है। अपना देश में ना हर साल कभी लोकसभा का चुनाव, इस साल लोकसभा हुआ तो अगला साल विधानसभा का, तीसरा साल नगर निकाय का, तो चौथा साल पंचायत का, पांचवा साल कुछ और का, ये होता रहता है। चुनाव का ये धंधा चलता रहता है अपना देश में। अब देखो हर साल चुनाव होते हैं, अब हर साल शिक्षकों को कोई ना कोई चुनाव में जाना होता है। मेरा कहना है चुनाव आयोग को, शिक्षक का काम है पढ़ाना, तुम्हारा चुनाव कराना नहीं है। ठीक है, वैसे भी तुम शिक्षक को ट्रेनिंग देते ही हो। अगर चुनाव कराना है तो शिक्षक को मत हायर करो, किसी निजी व्यक्ति को हायर कर लो, उनको ही ट्रेनिंग दो, उनसे चुनाव करवा लो, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को करवा लो, जिससे करवाना है करवा लो। चुनाव शिक्षकों से मत करवाओ, वो तुम्हारे चुनाव करवाने के लिए नहीं बना है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बना है। समझ में आया क्या? तो ये चुनाव आयोग को मेरा सलाह है, शायद मेरी बात पहुँचे या ना पहुँचे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षकों से चुनाव मत करवाओ, उनको पढ़ाने दो। उनसे चुनाव करवाओगे तो फिर बच्चे का भविष्य खराब होगा, वो स्कूल नहीं जा पाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा। और दूसरा बात है चुनाव आयोग से कि भैया तुमको बक्सा रखने के लिए, ईवीएम रखने के लिए स्कूल और कॉलेज ही मिलता है क्या? आप याद रखो, कोई भी चुनाव होता है ना, 6 महीना टाइम लग ही जाता है सारा चीज निपटने में। 6 महीना तक उस स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बाधित होते हैं, क्योंकि आप वहां बक्सा रख दिए। क्या कर रहे हो आप? अरे चुनाव में इतना खर्च कर रहे हो, इतना पैसा खर्च हो रहा है, हर जिला में सरकार का जमीन खाली है, अब और कुछ पैसा खर्चा कर दो, हर जिला में ऐसा बिल्डिंग बना लो जहाँ पे आप बक्सा रख सको, ईवीएम रख सको। स्कूल और कॉलेज में क्यों रखते हो, समझ नहीं है क्या? नहीं तो हर जिला में नेताओं के रहने के लिए व्यवस्था होता है, सर्किट हाउस होता है, वहां पे बक्सा रख लो। नहीं तो राष्ट्रपति भवन में रख लो, लेकिन स्कूल और कॉलेज में क्यों रखते हो? स्कूल और कॉलेज तुम्हारा बक्सा रखने के लिए नहीं बना है, इतना भी समझ नहीं है। अरे जहां रखना है रखो, स्कूल कॉलेज में ईवीएम और उसकी वो बक्सा मत रखो। ठीक है, ना तो शिक्षकों से चुनाव करवाओ और ना तो स्कूल और कॉलेज में बक्सा रखो, ये दोनों काम मत करो। चुनाव आयोग से मेरी ये सलाह है। अब देखिए, जो सरकारी स्कूल में पढ़े बच्चे हैं उनका भविष्य क्या है?
ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं उनका कोई भविष्य नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहता। बिल्कुल सरकारी स्कूल से पढ़े लोग बड़े बड़े ऑफिसर भी बने हैं, नेता भी बने हैं, बिजनेसमैन भी बने और भी बने हैं। लेकिन हम उस सच्चाई से नहीं भाग सकते कि जो सरकारी स्कूल से पढ़े बच्चे होते हैं, अधिकांश जो बच्चे होते हैं, उसमें बहुत तो बेरोजगार ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी एजुकेशन हुआ नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में होता नहीं है। कुछ अपने दम पे ग्रुप डी सी बी नौकरी ले पाते हैं, और कुछ ऐसे पागल होते हैं जो बहुत ज़्यादा दम लगा के यूपीएससी और भी जैसे आईआईटी और जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यूपीएससी में हर साल 1000 सीट होते हैं, उसमें हिंदी माध्यम वाले 15 से 20 सीट चुने जाते हैं। 1000 में 15 से 20। अब मैं बता दूं हिंदी कहाँ कहाँ बोला जाता है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, धूमधाम से हिंदी बोला जाता है। इसको हिंदी बेल्ट कहा जाता है, समझ रहे हो। और मैं और क्षेत्रीय भाषा की बात कर लूँ, हिंदी के अलावा मराठी की, बंगाली की, तमिल की, तो इनकी संख्या 50 से 60 है। यानी 1000 में 50 से 60 ऐसे विद्यार्थियों का है जिसका स्कूलिंग अच्छे मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं हुआ है। यानी 1000 में 50 चुने जा रहे हैं। 950 वो बच्चे हैं जिनका स्कूलिंग अच्छे से हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। ये सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। रिपोर्ट लिख लो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, गूगल कर लो, नहीं करना है ना तो रिपोर्ट देख लो आप। क्या लगता है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं जी, वो आईआईटी हो या एम्स हो, देख लो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों का कितना प्रतिशत है, देख लो। ये सच्चाई है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। और जब एलीट क्लास की बात करोगे ना, एलीट क्लास मतलब हो गया कि ऐसा क्लास जो पढ़े लिखे बिजनेसमैन, खिलाड़ी, फिल्म इंडस्ट्री या जो बड़े लोग होते हैं उनके, वहाँ जब आप हिंदी या क्षेत्रीय भाषा बोलोगे ना तो आपको ना वो बड़ा अलग नज़र से देखेगा, ठीक है ना। उनका एक अलग ही भौकाल है। और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी के साथ भेदभाव होता है। कई बार यूपीएससी पे भी आरोप लगा है कि वो इंटरव्यू में हिंदी बोलने वाले या जो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले उनके साथ भेदभाव करते हैं, या वो उस तरह का सीसेट जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, वो इस तरह का क्वेश्चन लगाते हैं जिससे कि जो हिंदी या और माध्यम वाले हैं उसका रिजल्ट ना हो पाए, ऐसा उन पे आरोप लगते हैं। और इंटरव्यू के साथ तो भेदभाव होता ही है, ठीक है। तो ये है हिंदी माध्यम या क्षेत्रीय भाषा वालों का। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जो अपने बच्चे हैं ना उसको आप ये ना, अच्छा ये हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का ठेकेदारी सिर्फ गरीब आदमी नहीं ले सकते। मेरा कहना है कि आप देखो, दुनिया का सबसे बेहतर इन्वेस्ट क्या होता है जानते हो? शिक्षा होता है। अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन में अगर अच्छा आपने शिक्षा इन्वेस्ट कर दिया ना तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। एक डायलॉग भी है ना कि पुत्र सपुत्र काहे धन सन से, पुत्र कुपुत्र तो काहे धन सन से। अगर आप पुत्र अगर काबिल हो गया तो आपके धन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुपुत्र हो गया यानी वो समझदार नहीं है तो आपने जितना धन जमा किया है उसको बेच के खा जाएगा। तो इसलिए दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्ट कहा जाता है अगर अपने बच्चे में आपने किया, वो भी शिक्षा में, तो उसमें करिए, ठीक है ना। अब ये वो उती लेके मत चलेगी जी मैं तो हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, मैं तो सरकारी में ही पढ़ाऊंगा। एक बात याद रखो, ये दुनिया कंपटीशन का है, सबको एक तराजू में तोलता है, समझ रहे हो ना आप। आपके बच्चे वो बैकग्राउंड नहीं देखेगा कहाँ से पढ़ गया है, सबको एक तराजू में तोलता है। तो अपने बच्चे को उतना निखार दो, अपने बच्चे को उतना बना दो कि वो किसी भी कंपटीशन में मुकाबला कर पाए, नहीं तो पीछे रह जाएगा। ये सच्चाई है, समझ रहे हो ना आप, ये सच्चाई है। तो अपने बच्चे को अब ऐसे स्कूल में पढ़ाओ जहाँ क्वालिटी युक्त एजुकेशन मिले,
जहाँ उनके अनुसार, अगर उनको कला में रुचि है, मानो उनको कुछ बजाना पसंद है, कुछ गाना पसंद है, तो वो भी सिखाया जाए। अगर खेल में उनको क्रिकेट पसंद हो, बास्केटबॉल, जो भी पसंद है, उस अनुसार से उनको वो हो। अगर चित्रकारी पसंद है तो उस तरह का उनको, मतलब एजुकेशन का सिर्फ ये नहीं मतलब होता है कि गए, किताब निकाले, पढ़े या कॉपी निकाली, नहीं नहीं नहीं, ये तो फॉर्मल एजुकेशन हो गया, इसका कोई नहीं। एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, जिसे मैं बोलता हूँ ना बार बार, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, उसमें होता है कला भी आता है। कि अगर बच्चे को कोई चीज़, आपके बच्चे को डांस पसंद है या गाना पसंद है, कोई चीज़ बजाना पसंद है, वो भी सिखाया जाए। आपके बच्चे को खेल पसंद है, मानो आपको बच्चे को क्रिकेट पसंद नहीं है, बास्केटबॉल पसंद है, वो भी सिखाया जाए। आपके बच्चे को आर्किटेक्ट में मजा आता है, तो वो भी सिखाया जाए। तो जो चीज़ आपके बच्चे को पसंद है, एक तो फॉर्मल एजुकेशन है ही, उसके साथ साथ जो बच्चे का रुचि है वो भी एजुकेशन मिले, उसी को कहा जाता है क्वालिटी एजुकेशन। समझे ना, ये होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं अगर बात करूं सरकारी स्कूल और कॉलेज की, मैं उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि सुधरेगा। कुछ, मैं फिर बोलता हूँ, कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज सरकारी बहुत अच्छे हैं, कुछ टीचर बहुत बेहतर हैं, लेकिन अधिकांश की बहुत बुरी स्थिति है। तो आप कोशिश करो कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में डालने का, ठीक है। और ये जो नेता जो भोकालबाजी करते हैं ना कि जी सरकारी स्कूल की स्थिति अच्छी है, सरकारी कॉलेज की स्थिति अच्छी है, वो देखो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप समझ जाओ, वो भोकालबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेता जो है ना, जो चुनाव जीतता है ना, वो दो चीज़ों से जीतता है, अमीरों के नोट से और गरीबों के वोट से। इसलिए वो आपकी सहानुभूति लेना चाहता है। आपको उस चीज़ में नहीं आना है। अपने बच्चे पर बेहतर से बेहतर काम करो, उनको अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करो, ठीक है। और जितना अच्छा एजुकेशन दोगे वो उतना निखरेगा। कहा जाता है ना कि माँ बाप वो माली होते हैं जो अपने अनुभवों के खाद पानी से बच्चों को सींचकर बड़ा करते हैं। तो अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करो, उनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने की कोशिश करो, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करो, ताकि वो आगे बढ़ पाए। एक चीज़ याद रखो, इसे कहा जाता है ना कि माँ बाप को रुलाना नहीं चाहिए, माँ बाप की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बच्चों पे पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ जाता है। उसी तरह से अगर आप बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दोगे तो वो दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा, वो पीछे रह जाएगा, वो दिल से रोएगा और उसके आंसू आपको लगेगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपने उसको दुनिया में लाया है। और कहा जाता है कि शिलान्यास उसी करो जिसका उद्घाटन कर सको। तो आपने उसको दुनिया में लाया, आपका ये फर्ज बनता है, ठीक है ना। तो इस पर काम करिए। तो आज बस इतना ही। अगर मेरे बातों से सहमत हैं या मेरे बातों से आप एग्री रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और फिर किसी दिन किसी और मुद्दे पे मिलते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद।